episode 4 of Becoming. And today we have a new guest, Shashi, with us. Now, to describe Shashi, I have a particular proverb that goes like a jack of all trades is a master of none. But oftentimes we know the incomplete proverb. It continues as a jack of all trades is a master of none, but is far better than a master of one. So today we have Shashi with us. Hi Shashi, welcome to Becoming. थैंक यू। हे गाइस, आई एम शशि एंड मैं 20 साल का हूँ एंड फिलहाल मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। वैसे मैं प्रॉपर वाराणसी का हूँ, बनारस का। सो या फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इसलिए रह रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलेज। मैं बीकॉम कोर्स कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की है, जो ऐसे लाइक शशियर्स क्रिएशन, और मैं एक मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूँ। या दैट्स ऑल। Okay Shashi. So how has college life been for you? ये 3 साल कैसे गए हैं ग्रेटर नोएडा में? You're in the third year, right? नो, आई एम सेकंड ईयर। आई एम इन सेकंड ईयर। फिलहाल मैं थर्ड ईयर में जाऊँगा। Okay. So how has these 2 years been? लाइक कॉलेज से ज़्यादा गया नहीं हूँ। लाइक मैं कॉलेज तो ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट हाँ, मैं कभी कभी तो कॉलेज चली जाता हूँ। और वैसे मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर पसंद है कि मैं कॉलेज के बाहर कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करूँ, लाइक कुछ नया करते रहूँ। लाइक मैं जो बाकी लोग करते हैं, कॉलेज जाओ 5-6-7 घंटे का लेक्चर अटेंड करो, मुझे वो पसंद नहीं है। तो हाँ, बट ग्रेटर नोएडा तो लाइक एक्सपीरियंस तो अच्छा था। लाइक मैं पहली बार घर से बाहर निकला। कभी कहीं मतलब घर से मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं था, मैं घर में ही पड़ा रहता था। फिलहाल कहीं और आया हूँ, 2 साल कहीं और स्पेंड किए हैं, तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या क्या चीज़ें बाहर एक्सप्लोर की हैं ऐसे ग्रेटर नोएडा में आके? क्या क्या मतलब, जैसे तूने कहा कि तू एक्सटर्नल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो एक्सटर्नल चीज़ों से क्या मतलब था? क्या क्या देखा तूने? हाँ, तो इस 2-3 साल में लाइक मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी कि लोगों को जाना, लोगों को पहचाना। घर से पहली बार जब बाहर निकलते हैं ना, तो जानते एक्चुअली कि लोग होते कैसे हैं, हम लोगों के साथ रहते कैसे हैं। नई नई चीज़ जानते हैं कि बहुत लोग मतलब अच्छा फेस भी आता है, खराब फेस भी आता है। तुम बहुत लोगों को, जब अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग भी मिलते हैं। तो हाँ, बहुत कुछ देखा है लाइफ में कि लोग कैसे बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ और लोग कैसे तुम्हें जज करते हैं। बहुत कुछ देखा है लाइफ में। तो जैसे मैं भी कंटेंट क्रिएशन बना रहा हूँ, तो बहुत लोग मुझे हंस भी रहे हैं मेरे कंटेंट पे, बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है अब लोगों के बिहेवियर पे कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में और कैसे सोचते हैं। तो या एक चीज़ जो लोग तेरे बारे में गलत समझते हैं, बट लाइक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। लोग ये सोचते हैं कि मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा। लाइक जब मैं कंटेंट क्रिएशन बना रहा हूँ, तो लोग सोचते हैं कि इसे कुछ भी बोल दो खराब। जैसे मेरे कंटेंट की बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बना रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। तो लोग सोचते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, जबकि हाँ, मुझे बुरा लगता है। लाइक मेरे कुछ दोस्त है ना, वो मेरे सामने ही मेरी वीडियो को रिपोर्ट मारते हैं। और लाइक ये मुझे देख के मैं उन लोगों के सामने हंस देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस वक्त ये सोचूं कि अगर मैं उन्हें ये फील करा दूं कि हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, तो वो लोग और करेंगे। इसलिए मैं और ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे मैं हंस देता हूँ कि करो जो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे रील बना रहा हूँ। मोटिवेशन बहुत लोग कमेंट्स में लिखते भी हैं कि मुझे उन्हें एक बहुत मोटिवेशन फील होता है। तो बस मुझे उतना ही चाहिए। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग बहुत लोग मिलते हैं कि जो बहुत गलत गलत सोचते हैं, बहुत लोग ये भी मिलेंगे जो बहुत अच्छा भी सोचेंगे। Of course, but that is pretty bad यार। तो तू वैसे कभी बोल सकता है कि भाई मजाक मजाक में ये सब ठीक है, बट यू नो यू रियली डोंट हैव टू रिपोर्ट इट, इज नॉट फनी। देखो, जो तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, जो तुम्हारे रियल फ्रेंड होते हैं, हाँ। वो उन्हें पता है क्या करना है। और जो जो तुम्हारे फेक फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें तुम कितना भी समझा लो, अगर वो तुम उन्हें कितना भी समझाओ कि मुझे रिपोर्ट से बेकार लगता है, वो कुछ भी लगता है, अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम्हें इससे बेकार लगता है, तो वो और करते हैं। तो इससे अच्छा उन्हें कुछ बताओगे मत, उन्हें कुछ फील ही मत होने दो। हाँ। बस तुम अपने तक रखो। True, but again not. Okay, so we will talk about your childhood. How has your childhood been? How was life in Varanasi versus how is life in Greater Noida? Like the comparison, major difference that you feel in both the cities. मेजर डिफरेंस तो ये है कि देखो, मैं वाराणसी ज़्यादा मैंने घूमा नहीं है। वैसे सच बताऊँ, मैं वाराणसी में ही रहता हूँ और वाराणसी में जितने बचपन से वाराणसी में रह रहा हूँ, बट वाराणसी को ही मैंने अच्छे से नहीं घूमा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे जल्दी घर से बाहर नहीं निकलने देते। यार ऐसे कैसे? मुझे लगता था ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो, लड़कों के साथ भी यही होता है। मतलब जरूरी नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे है ना कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं भी बच्चा ही हूँ।
मैं कहीं बाहर निकलूंगा मुझे कोई कुछ गलत बोल दे, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत कुछ फेस भी करा है इस चीज़ों में, क्योंकि पापा ने बहुत कुछ देखा है कि आजकल की सोसाइटी के लोग होते कैसे हैं। तो उन्हें डर लगता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए या कुछ गलत ना हो, हमारा बच्चा किसी गलत Protect. इन्वायरमेंट में ना पहुंच जाए। इस वजह से हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसा फोकस करते हैं कि ट्राई करते हैं कि हम गलत जगह पे ना जाए। तो बस इसीलिए हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तो खासकर बस ये चाहते हैं कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, और ये भी कहते हैं घर से बाहर निकलो, बट निकलने नहीं देते। मैं बाहर जाता हूँ तो क्यों जा रहे हो? मुझे लगता था ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है कि हम इतने शेल्टर्ड हैं। तो जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मैं भी ज़्यादा नहीं निकली हूँ मुरादाबाद में, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, तो मैं भी बिल्कुल नहीं निकली, और अगर निकली भी हूँ तो ये हाल था कि आई थिंक 9-10 से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद से जाऊँगी स्कूल साइकिलिंग करके, और मेरा स्कूल इतना दूर नहीं था, इट वॉज जस्ट 3-4 किलोमीटर्स, नॉट दैट फार। तो मेरे पापा मान गए क्योंकि मैंने बहुत जिद की एंड फिर वो मान गए कि ठीक है तुम चली जाना। मैं साइकिल चलाती थी और मेरे पापा पीछे पीछे स्कूटी से आते थे। इट वॉज सो फनी, पता है, क्योंकि मेरा स्कूल था, फिर स्कूल के जस्ट बगल में कोचिंग थी, और फिर जब कोचिंग हो जाती थी तो मुझे ऐसे 5-6 बज जाते थे, और मेरा पूरी कोचिंग, इट वाज अ वेरी ह्यूज कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मेरा नाम पापा की परी हो गया था, क्योंकि मैं साइकिलिंग लाती थी, पापा रोज खड़े हुए होते थे, एंड फिर मैं साइकिल से जा रही हूँ एंड पापा मेरे साथ पीछे पीछे हल करके जा रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी साइकिलिंग फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल, या जो भी, जब आपको पीछे ही आना है, जैसे तुमको साइकिल से जाने तो तुम जा रही हो ना, लेकिन अब मैं तो आऊंगा। तो यार मतलब मुझे लगता था ये लड़कियों के साथ ही हो रहा है इतना, कि उनको बिल्कुल भी ये नहीं, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं या खुद से। मेरे साथ इतना तो नहीं हुआ है कि पापा पीछे पीछे आए हो। हाँ, मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल बंक करके भाग जाता था। साइकिल स्कूटी जो मिला, मतलब स्कूल के लिए निकला और कहीं और गया, क्योंकि पापा को बता के तो जा नहीं पाऊंगा। पापा अगर मैं कॉलेज स्कूल टाइम के, जो स्कूल टाइमिंग है उस टाइम के बाहर अगर मैं कहीं घर से बाहर निकला तो पापा को पता चल रही है कि मैं घर से बाहर हूँ, तो वो ऐसे भी नहीं जाने देंगे और कूट अलग देंगे। एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे कोचिंग गया हुआ था, तो जब कोचिंग से मैं बाहर निकला, मैं कोचिंग की टाइमिंग पे ही बाहर निकला, मैं कोचिंग पहुंचा और जस्ट मैंने सर को बताया कि सर आज मैं पढ़ने का मन नहीं है, बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो टीचर थे कोचिंग के वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। ठीक है, तो हम 4-5 दोस्त ऐसे निकल के बाहर घूमने। अब जब मैं वापस आया तो 2 घंटे बाद मैं वापस आया कोचिंग पे, तो मैं अपना बैग उठाया और सर ने मुझे बोला कि तुम्हारे पापा आए थे। मैंने बोला कि पापा आए थे, मतलब कब आए थे? तो पापा बोले कि 2 बार आए थे। एक बार आए तो मैंने बोल दिया कि आपका बेटा वो चार्ट पेपर लेने गया है, होता है चार्ट पेपर, थर्माकोल, वो प्रोजेक्ट का वर्क था, उस वजह से वो गया हुआ है। तो फिर क्या कहते हैं, पापा कम से कम आधे 1 घंटे बाद वापस आए ये चेक करने के लिए कि वो आया कि नहीं आया, और बस उतने में मैं फंस गया। अब मैं घूम फिर के आराम से, जब मैं उतने में, बस मैं वो टेंशन हो गया था कि अब तो मैं गया, घर जाते ही मैं पिटूंगा। अब मैं घर पहुंचा, मेरे पापा इतने गुस्से में, और मैंने सीधी बात थी कि भैया ही मुझे लेके गया था, और जो भी हुआ मैंने भैया पे डाल दिया कि भैया मुझे लेके गया था अपने साथ, और बस भैया उस पर अच्छा खासा पिटाया। यंगर सिबलिंग्स गेट इट सो इजी भाई, बड़ा वाला कुट जाता है, बिकॉज मैं खुद बड़ी बहन हूँ तो आई नो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, बड़े बेचारे अनफेयर हो रहा है उनके साथ थोड़ा। बट एनीवेज, तूने कहा कि तूने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं ऐसे बाहर आके, एक्सटर्नल इवेंट्स, नॉट कॉलेज, तो क्या क्या एक्सप्लोर किया तू? इवेंट्स वगैरह भी करा है बहुत सारे, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह भी खेले हैं। जैसे मैं घर पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी नहीं खेल पाता था, हाँ। और मैं घर पे ऐसे कुछ कर नहीं पाता था, तो मैं यहाँ पे आके मैंने इवेंट्स, सबसे पहला मेरा जो मैंने ट्राई किया वो इवेंट ही था। इवेंट वो भी मेरे भैया के थ्रू ही मैं गया था। See, you get this unfair advantage because you have an elder sibling. You don't realize that, you don't appreciate that, you don't accept it. But छोटे भाई बहन have to realize this fact that they get a extra unfair leverage towards life if they have an elder sibling. हाँ, ये तो मैं कहता हूँ कि लाइक, हाँ, जो भी मतलब नया ट्राई करने से पहले मेरा भैया ऐसा है जो पहले ही ट्राई कर चुका है, तो वो मुझे बता देता है कि ट्राई कर सकते हो। Thank God you accept it. हाँ, तो continue. हाँ, ज़्यादा खुश मत हो। तो मैं ये कह रहा कि इवेंट में सबसे पहला था, जो जब मैंने सबसे पहले इवेंट किया था ना, तो मेरे भैया ने मुझे ये बोला कि तू जा इवेंट, तुझे आता नहीं है, तू बोलिए तुझे आता है। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, मैंने बोला कि हाँ मुझे तो आता है, और मेरे साथ एक एक्सपीरियंस बंदा और डाला था उसने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरा एक्सपीरियंस बंदा था उसको अच्छा खासा मस्का वगैरह मारा और बोला भाई तू काम कर, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो वो अच्छा सा काम कर रहा था,
तो क्या और काम था तेरा एग्जैक्टली इवेंट मैनेजमेंट में? इवेंट First मैनेजमेंट तो सबसे पहले जो मैंने किया था तो उसको मैं काउंट भी नहीं करता, क्योंकि वो स्टॉल पे वर्क करना था, जो सेलिंग का वर्क था। जैसे एक वो था बालाजी चेयर्स करके था, तो मैंने वहाँ पे वर्क करा था एक सेल्समैन का। वहाँ पे बस हमें वो चेयर्स को प्रोडक्ट को बेचना था, ओके। तो वो उतना था नहीं मेरे लाइक जो है, क्योंकि मुझे किसी के अंडर ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादातर काम करना पसंद है कि मैं खुद का मालिक हूँ, मतलब जो मैं चाहूँ वो करूँ। ये नहीं कि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है और मैं वही करूँ, ये मुझे ज़्यादातर नहीं पसंद। तो फिर उसके बाद मैंने जब फर्स्ट हॉल मैनेजिंग का वर्क करा था, तो सबसे पहले जो मैं वर्क करा था हॉल मैनेजिंग आर इवेंट था, वो एक्सपो मार्ट में ही हुआ था, तो मैंने वो करा था। उसमें मेरा मेन वर्क ये था कि हमें हॉल मैनेजमेंट हॉल संभालना होता था। हॉल में जो भी वर्क हो रहा होता है वो मतलब देखना होता है कि कोई भी जो स्टॉल्स बन रहे हैं वो टाइम पे बन रहे हैं या नहीं, उन्हें जो स्टॉल वर्क है मतलब प्रॉपर उन्हें करवाना पड़ता था। जैसे कोई हमें उस स्टॉल पे हर एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि स्टॉल पे हमारे जो बैक वॉल लगे या नहीं, उसकी रैंप कट गई या नहीं, और साथ ही साथ कि उस स्टॉल कोई जो मार्किंग के बाहर तो किसी ने स्टॉल नहीं बनवा लिया। मतलब हर एक मार्किंग भी होती है कि तुम इस मार्किंग के बाहर नहीं जा सकते हो। तो बहुत कुछ इसमें होता है कि तुम्हें देखना पड़ता है। अगर तुम उस चीज़ से अगर बाद में थोड़ा भी किसी एक जगह पे मिस्टेक हुआ तो पूरा लेआउट चेंज हो जाता है। जो अगर मान लो तुम्हारा जो स्टॉल है वो इस पॉइंट पे बनना है और वो गलती से दूसरे पॉइंट पे बन गया, तो उस पॉइंट पे ऑलरेडी किसी और का बनना होगा ही, तो वो पूरा लेआउट ही चेंज हो जाता है। तुम्हें पूरा जो भी लेआउट होता है पहले से बन के रेडी होता है कि इसी लेआउट के अंदर काम करना है, और वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सुनना भी पड़ेगा अगर वो हो गया तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है उस चीज़ पे। और ये नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है। तो तूने जो पहली बार किया था तेरे साथ कोई था तुझे ये बताने वाला? देखो मेरे साथ जो था वो भी उसको भी उतना ढंग से आता नहीं था। तो मेन जब जो मेरा हॉल था जस्ट उसके बगल में ही मेरे भैया का हॉल था, और उसके साथ भी 2 लड़के थे जो दोनों ही अनएक्सपीरियंस थे, ठीक है। तो भैया को मतलब उस जो पूरे 9, 10, 11, 12 ये चारों हॉल में सबसे ज़्यादा जिसे काम आता था वो मेरा भैया ही था, ठीक है। तो वो मैं उसे देखा, वो हर एक हॉल में जाके देख रहा था कि किस हॉल का काम सही से हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मेरे हॉल में भी आके देखा था, क्योंकि अगर वो जानता है कि मेरे हॉल में कुछ गड़बड़ी हुई तो मुझे सुनना पड़ेगा, इसलिए वो हेल्प कर रहा था कि तेरे हॉल में कुछ गड़बड़ी ना हो। तो वो उसी ने मुझे, मैं उसको ही देखते देखते मैं सीखा कि कैसे काम लड़कियां ये करना। हॉल ऑर्गेनाइजर वाला रोल करती हैं? आई हैव नॉट सीन। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत धूल वगैरह उड़ाता और खासकर बहुत सारे लेबर्स वगैरह होते हैं। हाँ, यू हैव टू डील विद। हाँ लेबर्स, अगर तुम चिल्ला के तो बता नहीं सकते हो, कोई लड़कियां कितना चिल्ला लेंगे, उन्हें लड़के से मतलब जो लेबर्स होंगे वो सीरियस नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे कि लड़की आगे चिल्ला रही है चल ऐसे, मतलब वही होता है सीरियस। और लड़के अगर हम जब तक ऐसे नॉर्मल बात करेंगे भाई ये कर दो, नहीं करेगा। जब तक ये बोला भाई ये कर तू, अगर नहीं किया तो तेरी ऐसी तैसी करेंगे बस। अगर जब तक हम धमकी देके या कुछ पोलाइटली, पहले हम पोलाइटली समझाते हैं, ठीक है। जब तक वो पोलाइटली नहीं मानते, 1 बार समझा दी, 2 बार समझा दी, तीसरी बार में हम स्टॉल की लाइट कट कर देते हैं। स्टॉल के मतलब सीधा बोलते हैं अगर काम नहीं हुआ तो हम आगे भी तुम्हें काम नहीं करने देंगे, पहले हमें जो काम स्टार्टिंग में करवाना है हम वो करो, उसके बाद तुम भले स्टॉल बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर, तुमने काम लिया वो तुम जानो, बट हमें जो काम है वो पहले रेडी करके दो। तो हम पहले वो काम करवाते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि और यही काम अगर लड़कियां करने लगी तो उन्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। That's why। और खासकर वहाँ पे इतने धूल वगैरह उड़ रहे होते हैं, तो वैसे भी लड़कियां उतना रिमूव द धूल वगैरह वाला पार्ट। द मेन प्रॉब्लम है कि लेबरर्स ही सीरियसली नहीं लेंगे एंड वो बहुत माथा मारना पड़ेगा, बट अगेन वी कैन चेंज दैट, लेट्स सी। कितना टाइम लगता है ये स्टॉल बनने में? एक जैसे आई हैव बीन टू सर्टेन एग्जीबिशंस, मतलब ये यूजुअली यही होती है ना, बिजनेस फेयर, ट्रेड एग्जीबिशंस दैट हैपन इन ब्लास्ट इंडिया। तो कितना एवरेज टाइम लगता है टू क्रिएट अ स्टॉल? तो मैं ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में बन जाता है अगर तुम प्रॉपर वर्क करो तो, और लेट करके भी 4 दिन, 4 दिन में स्टॉल रेडी हो जाते हैं। अब एक डेट टाइम हो जाती है कि इतने टाइम में, इतने डेट्स के अंदर तुम्हें उस स्टॉल को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जब एग्जीबिशन स्टार्ट होना होता है वो तो बार बार डेट एक्सटेंड तो होगा नहीं, तो उस डेट को ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाता है, तो अब उस डेट के अंदर कैसे भी तैयार करके दो, ये होता है। और बाकी स्टॉल का वर्क तो वो जाने, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने लिया है वो जाने, बाकी जो हमारा काम होता है वो तो हम करवा ही देते हैं। ओके, तो तुम लोग को हायर किस क्राइटेरिया पे करता है और कौन करता है? देखो हायर इस बेसिस पे करते हैं कि पहले वो चेक करते हैं कि तुम्हें काम आता है या नहीं। वो फ्रेशर्स को हर इवेंट में नहीं लेते, ठीक है। हर इवेंट में फ्रेशर को अगर लेने लगे तो सारा इवेंट ही बर्बाद हो जाएगा। भाई इंटरनेशनल लेवल हाँ। इवेंट्स होते हैं, दे आर ह्यूज इन स्केल। आई हैव बीन टू प्लास्ट इंडिया, इट वाज अ वेरी बिग इवेंट।
यस, तो हर इवेंट में हर एक मतलब फ्रेशर को तो नहीं लेते, और अगर वो फ्रेशर को लेते भी हैं तो ऐसे कर देते हैं कि एक एक्सपीरियंस के साथ एक फ्रेशर रख देते हैं। मतलब एक हॉल में 2 से 3 लोग रहते हैं जो हॉल मैनेजिंग संभालते हैं, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है और एक फ्रेशर हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो फ्रेशर के साथ काम करता है मिलके। तो और हायर इस बेसिस पे करेंगे कि तुम्हें एटलीस्ट देखने आना हो, मतलब तुम जानते हो कि कैसे हो सकता है काम। हैंडलिंग हाँ, हैंडलिंग मैनेजमेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम बात कैसे कर पा रहे हो, ये सब बहुत कुछ चेक करते हैं कि तुम कर पाओगे कि नहीं। और बहुत ऐसा भी होता है कि लोग बोल देते हैं कि हाँ मुझे आता है, और बाद में सुनना भी पड़ता है उन्हें जब काम नहीं होता है तो हाँ, अगर तुम ये बोल के जा रहे हो कि तुम्हें आता ही बहुत अच्छे से आता है, तुम ये बोल सकते हो हाँ तुम थोड़ा बहुत जानते हो, एक दो इवेंट करा है, तुम ये नहीं बोल सकते तुम बहुत अच्छे से आता है। एंड देन यू डोंट डिलीवर। हाँ। ठीक, तुमने कितने इवेंट ऑर्गेनाइज किए ऐसे एज अ हॉल ऑर्गेनाइजर? मैंने ऐसे सिर्फ 5 से 6 इवेंट करे हैं, और बाकी तो कॉलेज इवेंट्स भी करे हैं। और 5-6 इवेंट यू मतलब गेट पेड फॉर कॉलेज इवेंट्स? पे सब पे हाँ, पेमेंट तो सब पे मिलता है, लाइक पेड सभी होता है। बस जो कॉलेज इवेंट्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत कम पे, उसमें पेमेंट बहुत कम मिलती है। हाउ डू यू गेट पेड फॉर कॉलेज इवेंट्स? पेमेंट का तो ना ही पूछो, अच्छा है, क्योंकि पेमेंट वैसे बेसिकली हम पेमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि अगर इसमें काम अच्छे से आ गया तो हम मे बी फ्यूचर भी बन सकता है। क्योंकि अगर तुम पेमेंट पे ही फोकस करोगे तो पेमेंट तुम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे तुम मैन पावर प्रोवाइड करते हो तो मैं बेसिकली उसी से पेमेंट आती है। क्योंकि जो तुम हॉल मैनेजिंग करते हो उसकी पेमेंट बहुत कम होती है। तुम जिस हिसाब से काम कर रहे हो, जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उसमें, तो उतने हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती उसकी। ठीक है, तो बेसिकली हमें मैन पावर प्रोवाइड करके ही ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिलती है। और चाहे कॉलेज इवेंट हो या चाहे नॉर्मल इवेंट्स हो, ऑफिशियल इवेंट्स हो, पेमेंट सब पे ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बिना पेमेंट के तो वैसे भी कोई काम नहीं करता। तो मतलब काम क्या होता है कॉलेज इवेंट में मैनेज करने का, कि मतलब सेम वही होता है। अच्छा, सेम हाँ, जो स्टॉल्स, जैसे अभी टॉय शो होने वाला है इस जून में 25 ऐसे कुछ होने वाला है। तो टॉय शो का ऑलरेडी हमने उस टॉय शो में पार्टिसिपेट कर रखा है कॉलेज के थ्रू। मतलब जिस पहले वो कॉलेज में हुआ था, एक छोटा सा हुआ था कॉलेज में, तो बेसिक वही हुआ था, बट अब उसको एक बड़े तौर पे लाया जा रहा है जो ऑफिशियली होगा। तो सेम वही स्टॉल्स वगैरह कॉलेज में भी लगते हैं, सेम वही उसमें भी लगते हैं। ओके, what is the maximum that you have earned from one event or one rough estimate, ऐसे थोड़ा बहुत? ये कुछ 4 से 5 दिन में lakh to lakh। See, मतलब ऐसे कैसे कि or not, तो we can say that the 20% of your income comes from like the salary of being a hall organizer, and 80% of the income comes from supplying manpower. So Yes. you have big commissions on और people. बट ये भी फिक्स नहीं होता ना कि तुम्हें कब कितना लाइक पैसे मिल जाए, कोई Of फिक्स course. नहीं होता। हाँ. क्योंकि अगर हो सकता है तुम्हारे लक के ऊपर है, जब तुम्हारा लक काम कर देगी, हाँ अच्छे खासा आ गया डिमांड, और जब तुम्हारा लक है कि डिमांड आया ही नहीं कुछ, ये भी होता है, तो फिक्स नहीं होता ऐसा कुछ। True. So you also mentioned about gaming, that you used to be a gamer and stream online. So how was that? How did it start and when did you do it? देखो, मैंने तो ऐसे BGMI स्टार्ट किया था गेमिंग के थ्रू। लाइक सबसे पहले BGMI नहीं, पबजी। ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त लाइक मैं क्लास 9th में था, तो उस वक्त बेसिकली पबजी चलता था। BGMI तो उसके बाद आया, तो पबजी चलता था। और मैंने लाइक ऐसे स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत खेला दोस्तों का सुनकर कि हाँ दोस्त खेल रहे हैं, दोस्त ने बोला कि भाई पबजी डाउनलोड कर, तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया कि हाँ भाई चल खेलते हैं। तो फिर मैंने ऐसे पापा के फ़ोन से डाउनलोड किया, तो फिर पापा के फ़ोन से करता था। उसमें कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं कि अच्छा, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई ग्राफिक्स अच्छा नहीं था। 10-15 हज़ार का फ़ोन था एक, उसी से खेलता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार खेल तो बहुत लिया, बट अब उससे कुछ नया किया जाए, कि जैसे लोग करते थे बस गेम खेल खेल के बहुत अच्छा खासा पॉपुलर हो गए, इनकम कमाने लगे। तो मैंने बस स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कुछ 1 महीने के आसपास में मेरे 500 के आसपास सब्सक्राइबर हुए। तो हाँ, तो मैं बस उस पर लाइव स्ट्रीम करता था, वीडियोस अपलोड करता था। और पता है वो वीडियो मेरे स्कूल में भी चल जाती थी। मतलब क्लास में मैं ऐसे बैठा हूँ और सर कोई आया, मतलब एक दोस्त था, उसने सर को दिखाया कि सर ये देखिए शशि वीडियो बना रहा है। मतलब सर ने ऐसे मतलब वीडियो ओपन करके देखा। मैं पहले तो सब हंस रहे थे, ठीक है, और जब 2 से 3 मिनट वीडियो चल दिया और सबने सुना कि वॉइस में इतना अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, तो लिटरली सर ने भी मेरी तारीफ की कि हाँ शशि कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट।
तो सर ने भी ये बोला, मतलब तब थोड़ा अच्छा लगा कि पहले लोग हंस रहे थे, अब तुरंत अच्छा लगने लगा कि हाँ सर ने बोल दिया कुछ तो कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, तो वो सुन के थोड़ा खुशी मिली। That was your first source of income? नहीं, इनकम तो मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह से कमाया ही नहीं, ठीक है। हाँ। इनकम तो मेरा पबजी से ही था, बट वो साइड इनकम था। जैसे मैंने एक दिन स्क्रॉल कर रहा था मेरी यूट्यूब चैनल, तो मेरे को एक वीडियो दिखी जिसमें लोग अपनी आईडी को सेल कर रहे हैं। जैसे पबजी में होता था यूसी लगाओ, यूसी परचेस करो, उससे तुम्हें मतलब अपनी आईडी में कुछ नए नए आउटफिट्स मिल जाते थे, गन स्किन्स मिल जाती थी। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास भी तो कोई गन स्किन्स वगैरह है नहीं, अब मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त था, तो मैंने क्या किया, वो भी यही काम करता था, सेलिंग वगैरह। तो मैंने उसके साथ बात करी, तो उसने बोला कि देख भाई मेरे पास ये आईडी है, तो इसको बस सेल करवा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, वो आईडी दिया मुझे, मैंने उसको सेल करवा दिया। मेरे कुछ दोस्त थे उसके सेल कर, उसने ले लिया, खरीद लिया, तो मुझे उसमें कुछ कमीशन मिला, ठीक है। तो मैंने सोचा यार इसको लाइक मतलब आगे भी कर सकते हैं थोड़ा, लाइक अभी तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया, इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यूट्यूब चैनल था ही, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, तो मैंने उस पर वीडियोस वगैरह अपलोड करी, अपनी एक टेलीग्राम चैनल बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर वीडियो अपलोड करी कि ज्वाइन कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें कोई आईडी सेलिंग वगैरह करनी है तो मैंने वो ज्वाइन करा। मतलब लोगों ने ज्वाइन करा और देखा वीडियोस से व्यूज़ भी अच्छे खासे आए, लोगों ने ज्वाइन करा। तो हाँ, तो वहाँ से मैंने आईडी सेलिंग का स्टार्ट करा, और उससे मेरी अच्छी खासी इनकम तो बन गई। मैंने लाइक उससे फिर एक फ़ोन भी खरीदा, तो वो फ़ोन सिर्फ मैंने अपने लिए खरीदा, क्योंकि मैं उससे बस मुझे सेलिंग वगैरह पेरेंट्स को करनी क्या बताया कि कैसे खरीदा? देखो, पहली बार जब पेमेंट आया था 500 रुपये, ठीक है, कमीशन जो मेरे दोस्त वाला था, उसे 500 रुपये आया था। तो मैंने मेरे पापा के अकाउंट में आया, क्योंकि मेरा कोई तो अकाउंट था नहीं, मेरे पापा के अकाउंट में था। पापा पे जैसे पैसे आए, पापा ने एक मीटिंग बिठा ली घर का, ठीक है। हम 4 लोग, मैं, मम्मी, पापा, भैया, हम 4 लोग बैठे एक रूम में, कैसे आए पैसे, सिंपल ये क्वेश्चन था, कैसे आए पैसे। फिर मैंने पापा को ये पूरी बात बताई कि पापा ऐसे ऐसे आए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब टाइम ऐसे जैसे स्कूल के साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी कर ही लो कि पैसे कमा रहे, थोड़ा बहुत ऐसे ही कमा लो जब तुम फ्री टाइम पे बैठा हो तो पापा ने बोला ठीक है कर लो। बहुत पहले पापा ने देखा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद पापा ने मतलब अलाउ कर दिया, ठीक है कर लो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, और मेरी पहली इनकम जो थी वो 500 ही थी। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ एक स्कैम हो गया था, ठीक है। लाइक मैंने पहले क्या किया कि जब मैंने आईडी सेलिंग में स्कैम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने जब आईडी से एक बंदे को था, उसको आईडी खरीदना था, ठीक है। तो उसके बाद उसका बजट था 20,000 के आसपास, और जिससे मेरे को आईडी लेनी थी, उसने वो आईडी मुझे को 17,000 में दे रहा था, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट मेरा था 3,000 का अप्रॉक्स प्रॉफिट था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसको वो किया, मतलब उससे पैसे लिए, अब वो मैं उससे बोला कि भाई आईडी दो, क्योंकि इसमें ट्रस्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो उसका क्या हुआ था कि वो बहुत नाम, मतलब उसके नाम बहुत ज़्यादा था उस लड़के का जिससे मैं आईडी ले रहा था। तो वो ऑफिशियली उसका यूट्यूब चैनल भी था, उसका नाम बहुत ज़्यादा था। तो मेरे को लगा कि हाँ ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसको पेमेंट कर दूंगा तो आईडी दे देगा। तो यही हुआ कि मैंने उसको पे तो कर दिया, अब उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो सबसे मेन साथ मेरे साथ स्कैम यही हुआ था कि 17,000 रुपीज़ उसने लेके मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर मैंने उसको, जो मेरा जो दोस्त था, उसको मैंने 17,000 बोला कि मैं तुझे बाद में दूंगा, ठीक है। और मैंने अब क्या किया कि जो अब 17,000 यस, मैं उसको 3,000 दे दिया था। वो बोला कि भाई 70,000 जो है मैं तुझे बाद में दूंगा। वो मेरे दोस्त था, तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना, ठीक है। तो पैसे आ कैसे रहे बच्चों पे, पहले तो मुझे ये जानना है। अब मुझे नहीं पता वो किसके, मैं किसी को ये थोड़ी जानता हूँ कौन कहाँ से पैसे ला रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब मैंने ये सोचा कि अब देखो भाई इसमें करना है तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जब तुम भरोसा करोगे तो वो टूटना है ही। तो मैंने भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा वो अच्छा खासा ग्रो भी कर दिया था। तो मेरा फिर सेकेंड इनकम था वो अप्रॉक्स 10,000 का था। मैंने 50,000 की आईडी सेल करी थी, सामने से आईडी भी ली थी और पैसे भी लिए थे। अब मैंने ये करता था कि मैं किसी को पहले कुछ नहीं देने वाला, तो और साथ ही साथ मैं उसको पैसे धीरे धीरे करके चुका भी दिया। और उससे फिर मैंने अपना एक फ़ोन भी खरीदा, और उस फ़ोन से मैंने फिर वापस स्टार्ट किया अपना यूट्यूब, अपना वापस स्टार्ट किया कि पापा का फ़ोन दे दिया कि पापा अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका फ़ोन दे दिया कि बहुत सारे मैसेज कॉल सब आते रहते हैं, तो मुझे अपना फ़ोन ज़रूरी था एक लेना। तो मैंने वापस से फिर 10,000 रुपये का ही फ़ोन लिया, ठीक है। और फिर मेरा फ़ोन जो चल रहा था वो मैंने जितना किया अच्छा खासा कमाया, अप्रॉक्स मैं लाख रुपए तक का कमाया, ठीक है। तो मैं 3 महीने में अप्रॉक्स लाख रुपए तक कमाया। तो फिर उससे मैंने थोड़ा बहुत खरीदा, अपने ऊपर इन्वेस्ट भी किया, अच्छा खासा फ़ोन खरीदा। फिर 30,000 का फ़ोन खरीदा, एक सिंपल सा सैमसंग का एक फ़ोन था, 30,000 का वो खरीदा। तो फिर उसके बाद मेरी लास्ट इनकम वही, तुम्हें मान लो ना, वो सैमसंग का फ़ोन मेरे लिए अनलकी था, क्योंकि जब मैंने फ़ोन खरीद लिया अप्रॉक्स मेरे कुछ 6-7 महीने में
अप्रोक्स 3 से 4 लाख रुपए कमाए थे टोटल। और जब मैंने वो सैमसंग का फ़ोन ख़रीद लिया तो ये हुआ कि उसके बाद पबजी बैन हो गया, ठीक है। अब पबजी बैन हो गया इंडिया में, क्योंकि हम जो आईडीज़ वगैरह लाते थे, हमें सबसे सस्ता आईडी या तो पाकिस्तान में पड़ता था या तो ब्राज़ील में पड़ता था। तो हम वहाँ के लोगों से आईडी उठाते थे, हम बल्क में आईडी उठा के अच्छा खासा मतलब कमीशन लगा के सेल कर देते थे, ठीक है। अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे, बल्क में उठाते थे, वो अच्छे कमीशन पे सेल कर देते थे। तो ये करते, जब वहाँ आईडी बैन हो गया तो ये हुआ कि अब सिर्फ इंडिया में ही बीजीएमआई आया। अब वो बीजीएमआई जो है वो बाकियों से कनेक्ट तो हो नहीं सकता, जैसे वो पबजी था वो पूरा ग्लोबली चल रहा इंटरनेशनल था, था। वो ग्लोबली चल रहा था, तो वो हर जगह से मतलब ले सकते थे आईटी। बट अब ये हो गया कि हम इंडिया में ही लेना पड़ेगा, और इंडिया में चार्जेस बहुत हाई। जो कस्टमर थे उनकी मतलब डिमांड थी 2000 की, और वही उनकी जो डिमांड थी उस तरह की आईडी हमें मिल रही थी 2500 की। तो उस वक्त हमारा ये धंधा थोड़ा डाउन हो गया। और फिर ये हुआ कि मेरे उस वक्त आ गए 10th के बोर्ड के रिजल्ट, और मेरा रिजल्ट आया 58%। जस्ट यहीं पे मेरा सब लिटरली यूट्यूब वगैरह मैंने छोड़ दिया, पापा ने नहीं छुड़वाया। अब यूट्यूब छोड़ना है तुम्हें, ये जो कम काम कर रहे हो वो छोड़ना है, चुपचाप पढ़ाई पर फोकस कर लो, उसके बाद जो करना है वो करना। फिर मैंने लाइक अच्छा खासा 12th में थोड़ा मैंने कॉमर्स फील्ड ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को बिजनेस वगैरह में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने कॉमर्स फील्ड ज्वाइन किया, उसमें मेरे आए अप्रोक्स 90% आ गए रिजल्ट। तो पापा ने बोला ठीक है अब कुछ ढंग का कर लिया है तो अब जो मतलब ये कर लेगा कुछ ना कुछ। तो पापा मतलब अपने दोस्तों में भी ये बोलते थे कि हमारा ये जो छोटा बेटा है वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर लेगा, मतलब ये इतना जुगाड़ू है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, पैसे तो कमा ही लेगा। तो मैंने बोला कि फिर हाँ पापा को मुझ पर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर पापा ने बोला कि बेटा तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही थी इस हर चीज़ में सपोर्ट किया। लाइक मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बीकॉम करना है, पापा मुझे सीए करना है, पापा मुझे बिजनेस करना है, हर चीज़। पापा बोले कि जो तुम्हारा मन है तुम वो करो, हम सपोर्ट करेंगे, बस तुम कुछ करो। ये नहीं तुम्हें खाली बैठना, ये नहीं कि तुम्हें दूसरों की तरफ कुछ करना ही नहीं है, बस तुम कुछ करो। मेरे पापा ये बोल रहे थे कि बस करो कुछ, यही सीन था। गुड यार, फैमिली सपोर्ट से बहुत असर पड़ता है आपके ऊपर कि बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। फिर तूने कोई स्पोर्ट भी ज्वाइन किया था ना उसी टाइम आई गेस? हाँ शूटिंग ज्वाइन किया था। ये भी मेरा एक था कि हाँ मुझे शूटिंग करनी है। वो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बोला कि वो शूटिंग करता था, पिस्टल शूटिंग, एयर पिस्टल शूटिंग। तो वो नेशनल लेवल तक खेल चुका था। तो मैंने उसका मतलब ये था ना कि मैं जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ मैं उसमें घुस जाता हूँ। मुझे एक ना एक बार वो ट्राई करना है, वो चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, मुझे एक बार ट्राई करना है। मतलब उसमें स्कोप हो या ना, मतलब खराब चीज़ें नहीं ट्राई आई करता। मीन दिस इज गुड, लाइक दिस इज अ गुड एटीट्यूड टू हैव कि आप हर चीज को एक बार ट्राई करके एक्सप्लोर तो कर ही रहे हो। यस। तो मैंने इसको भी मतलब ट्राई किया कि चलो शूटिंग करते हैं। तो मैंने पापा को बोला पापा मुझे शूटिंग करना है। पापा ने बोला चलो ठीक है ये भी कर लो। तो पापा ने फिर अच्छा खासा मतलब शूटिंग के लिए मुझे ले गए, पापा ने ज्वाइन भी करवाया। तो मैं शूटिंग स्टार्ट किया, मैंने 1-2 महीने किए, मैंने स्टेट लेवल खेला। उसमें ये था कि शूटिंग में मैं ये समझ गया था कि उसमें कोई करियर है नहीं। अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब जाना है तो तुम हाँ शूटिंग ट्राई कर सकते हो, बट अगर तुम्हें शूटिंग में सबसे एक तो सबसे ज़्यादा पैसे जिस गेम में लगते हैं वो है शूटिंग। उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि उसकी जो पिस्टल आती है वो 1.5-2 लाख की आती है पिस्टल, और उसकी जो एमओ आती है जो हफ्ते में मैं खरीदता था 1000 रुपये की वो एमओ, कोचिंग फीस अलग। तो सबसे ज़्यादा पैसे मेरे उसमें ही उड़े थे। तो मैंने यहाँ स्टेट लेवल तक खेला। फिर मैं जान लिया कि नहीं इसमें कोई फ्यूचर तो नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ कि इसमें करके कुछ ऐसा हासिल तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने वहीं पर उसे ड्रॉप लिया, स्टेट लेवल तक खेला, अच्छा खासा रैंक आया था, उसके बाद छोड़ दिया। इफ यू गेट अ पिस्टल राइट नाउ और किसी को शूट करना हो, कैन यू एम करेक्टली? लाइक अगर तू किसी के पैर पे मारेगा तो पैर पे ही लगेगा। देखो एयर पिस्टल जो होती है ना, एयर पिस्टल जो होती है और नॉर्मल पिस्टल में बहुत फर्क होता है। एयर पिस्टल हमें प्रैक्टिस करा जाता है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस होता है। हमें उस स्टैंड पोजीशन पे अपने हाथों को कंट्रोल रखना होता है। जैसे जो होते हैं फायर करते हैं तो हमारी कापिया पीछे जाता है हाथ, वो उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। बस वही बेसिक होता है। और जब जो तुम्हारी शूटिंग की रेंज होती है वो डिपेंड करता है तुम कितने दूर से शूट कर रहे हो। अब हमारा ये फिक्स था कि हमें 10 मीटर से शूट करना है, तो हम उतने पे हमारी प्रैक्टिस हो गई थी कि हमें 10 मीटर से ही शूट करना है। और बाकी जो तुम नॉर्मल पिस्टल लोगे तो वो तुम कितने एंगल से कहाँ शूट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ग्रेटर नोएडा में आके तूने कोई और स्पोर्ट एक्सप्लोर किया? स्पोर्ट तो नहीं, बस वही, इट वाज शूटिंग। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब लोग कॉलेज के लिए बाहर आ जाते हैं, स्पेशली इन दिस एरिया ऑफ ग्रेटर नोएडा एंड दिल्ली, a lot of people are looking, students like us are looking for part time jobs,
and you have good experience in this field for over like 2 years, and you expertise in like supplying manpower to exhibitions for different roles. तो क्या क्या roles opportunities हैं और लोग उसे कैसे access कर सकते हैं जिनको नहीं पता या जो ये पहली बार देख रहे हैं? देखो, अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है, लाइक तुम कॉलेज के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी नहीं सिर्फ तुम एक ही स्कोप हो, तुम हर एक मतलब कुछ भी उठा लो, तुम्हें हर एक चीज़ में पैसा बनना ही है। अगर तुम बट ये सोच रहे हो कि तुम पहले दिन गए और पहले दिन ही अच्छा खासा कमा लोगे, अच्छा खासा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये attitude तुम्हें उसमें अच्छा खासा थोड़ी देर 1 या 2 महीने उसमें फोकस करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कुछ फिक्स होगा कि हाँ तुम इसमें इनकम थोड़ा जनरेट कर सकते हो। जैसे इवेंट में अगर तुम घुसना चाहते हो, तो मैं पहले बता दूं कि जिस तुम्हें स्टार्टिंग में अच्छी खासी पेमेंट तो नहीं मिलेगी। अगर तुम जैसे इवेंट में भी घुस रहे हो, मेरी पेमेंट स्टार्टिंग की थी सिर्फ 500 रुपये, और उसकी सिर्फ 500 रुपये पर डे का था, तो मैंने वो स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में। अब तो मैं थोड़ा अच्छा खासा जनरेट कर लेता हूँ इवेंट से। बट हाँ, अगर तुम कुछ भी पहले स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये मत सोचना कि तुम पहली बार में अच्छा खासा जनरेट कर लोगे। जैसे अगर तुम्हें अगर करना है, तो सिर्फ इवेंट ही नहीं है पैसे कमाने के लिए, बहुत कुछ है इवेंट। जैसे तुम अगर इवेंट को छोड़ के, जैसे तुम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल करते हो, तुम एक अपना पेज बनाओ, उस पर तुम कोई भी प्रोडक्ट उठा के सेल करो। अभी तो ये चल रहा है कि कोई भी मीशो वगैरह से तुम कपड़े उठा के, मतलब कहीं भी मीशो वगैरह में कपड़े बेच सकते हो, किसी भी तुम मार्केट वगैरह से उठा के। मतलब you get it कि आपने होलसेल पे कोई भी सामान उठा लिया and then you sell it over any online platform. हाँ, तो बट जैसे फिर उसमें शिपिंग वगैरह का नहीं होगा? हाउ विल यू शिप? नहीं, शिपिंग कॉस्ट वगैरह इतना नहीं लगता। अगर तुम जैसे मीशो पे तुम स्टार्ट करो ना, तो जैसे मैंने एक बार स्टार्ट किया था, तो क्या हुआ था, मैंने एक हुडी मतलब सेल करना स्टार्ट किया था। तो हुडी को मैंने ऐसे ही कहीं से परचेस करा था, और वो हुडी मैंने पोस्ट कर दिया था उस पर, मीशो पे। बस उसके लिए तुम्हें लाइसेंस वगैरह लगता है, जो तुम बनवाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे अगर तुम किसी भी चीज़ का स्टार्ट कर रहे हो, जैसे फूड का भी तुम स्टार्ट करते हो, तुम कोई अगर तुम घर पे हो, तुम फ्लैट लेके रहते हो और तुम्हें खाना भी अच्छा बनाना आता है, तो तुम जोमेटो पे भी स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें अगर कुछ जैसे तुम अभी तो ये भी चल रहा है कि तुम नोट्स लिख के भी पैसे कमा सकते हो। तुम हर एक चीज़ से पैसे कमा सकते हो अगर तुम कमाना चाहो तो। बस ये है कि तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी हर एक चीज़ में। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पहली बार में कमाओगे, तो नहीं होने वाला कुछ। बस ये तुम ये फोकस कर लो, तुम किसी एक चीज़ को पकड़ो और उस पर तुम फोकस करो। तुम्हें पहले दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ तुम इनकम जनरेट करोगे। और अगर तुम एक बार इनकम जनरेट कर लिए, तुम्हें खुद मज़ा आने लगेगा उस काम में, और तुम आगे खुद उस पर फोकस करने लगोगे। तो बस एक बार ट्राई करो, कुछ ना कुछ ट्राई करो। बहुत बहुत ज़्यादा सोर्सेज अगर तुम पैसे कमाना चाहो तो। और अगर तुम्हें इवेंट में जुड़ना है, तो मेरी आईडी मेंशन कर दूंगा मैं, तो बस तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना। Yes guys, I mean you get good opportunities. अगर आपका communication अच्छा है, you can get a job in sales, and most people if can do sales, but for those who can't, there are roles for receptionist, management and other stuff as well. So I think that works. Okay, coming to the next question. ये जो तूने 90 डेज का इंस्टाग्राम चैलेंज स्टार्ट किया था, ये आइडिया कहाँ से आया और क्या प्रोग्रेस है? पिछले कितने दिन हुए? 25 डेज आई गेस। क्या प्रोग्रेस है पिछले 25 डेज? तो लाइक मैंने तो स्टार्ट देख के ही किया था। जैसे मैं हमेशा कुछ भी देखता हूँ तो स्टार्ट कर देता हूँ बस। तो मैंने क्या हुआ था, एक ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था और मुझे दिख गया कुछ ऐसे ही, एक लड़का था, वो बस कंटेंट क्रिएशन बना रहा था। उसने भी यही बोला कि दिस इज माय डे ऑफ 2021 ऐसे कुछ बोला था उसने। तो मैंने सोचा कि यार अब तुम बस, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास कोई कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस तुम कुछ अच्छा बोलने आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा तो बोल ही लूंगा, एटलीस्ट कैमरे के सामने बोलना। अगर नहीं भी बोल पाया तो 1-2 क्लिप कट करके बोल दूंगा, कट डाल दूंगा, कुछ तो डालूंगा, कुछ तो पहले एक वीडियो तो डलेगी। तो पहले मैंने एक वीडियो स्टार्ट करी, उसमें मेरा सबसे वाहियात वीडियो था। लाइक उसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं थी वीडियो की, कुछ भी अच्छा नहीं था। बस मैंने उसमें ये फोकस किया था कि मैं कोई अच्छी लाइन बोलूँ जो लोगों को अच्छा लगे, और उस पर मेरे 20-30 हज़ार व्यू गए थे। तो स्टार्टिंग की सबसे पहली मेरी वीडियो वही थी। जैसे मैंने एक शायद से मोटिवेशनल लाइन या कुछ शायरी बोली थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। वो मेरे कॉपी कंटेंट था, मैं कहीं से उठाया था और वो बस उठा के बोल दिया था। तो हाँ, मेरे उस पर मतलब बस पहली वीडियो पे तो गया रीच। बट जब मैंने दूसरी तीसरी और वीडियो स्टार्ट करी उठाना, कि किसी और का कॉपी करके बस उठा के बोल दो, तो उस पर व्यूज़ मेरे बिल्कुल भी नहीं गए। बहुत कम व्यूज़ आए, 400, 500, 600 ऐसे व्यूज़ आने लगे। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जब तक तुम दूसरों का कॉपी करके डालोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला।
जब तक तुम खुद से कुछ अच्छा मतलब खुद जैसे तुम कुछ देख रहे हो, जैसे अगर तुम फैन देख लो उससे कोई कंटेंट बना दो, कोई लाइट देख रहे हो उससे कंटेंट बना दो, कुछ भी बना दो, बट तुम किसी का कॉपी कंटेंट मत उठाओ। अगर उठा भी रहे हो तो उसमें कुछ अपनी लाइंस ऐड करो। पीपल कैन सेंस कि क्या बिल्कुल कॉपीड है and क्या किसी चीज हाँ। में थोड़ी ऑथेंटिसिटी है। जैसे लोग ऑफ कोर्स रोज दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये वीडियो मैंने पहले भी देख रखी है, पहले भी सुन रखा है, तो वो पहले भी स्किप, अगर तुम पहली लाइन ही तुम्हारी सेम होगी तो वो वैसे भी स्किप कर देंगे। Yes. अगर तुम स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा बोलते हो जो देख के लोग रुक जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे या तुम 99% लोग ये गलती कर रहे हैं, ऐसा कुछ Hook. बोलो जो स्टार्टिंग का तुम्हारा हुक बन जाए, तुम्हारी वीडियोस को Catchy रोक hook. सके। बस ऐसे ही मतलब व्यूज, फिर मेरे धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगे। अभी मेरे अप्रॉक्स ज़्यादा फॉलोअर्स हुए तो नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट जिस हिसाब से चल रहा है ग्रोथ, मैं मान सकता हूँ कि मैं कुछ तो ग्रो हुआ है। बट स्टार्ट किया था तभी ग्रो हुआ है, तो स्टार्ट करो तभी कुछ ग्रो हो। Yes. And now, हाँ, so this brings to almost the end of the episode. 5 साल बाद से तू अपने आप को कहाँ देखता है? इवेंट्स, कंटेंट, बिजनेस या फिर कुछ और? अब भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखूंगा, बट जहाँ भी देखूंगा कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। क्योंकि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा, अच्छे से करूंगा। जैसे मान लो मैं कंटेंट क्रिएशन में भी बन सकता हूँ, अगर मैं अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए। मैं देखो 10 सेकंड लगती है एक रील बनाने में, अब 10 सेकंड तो मैं डेली अपलोड कर ही सकता हूँ, कुछ ना कुछ 10 सेकंड, अब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एडिट वगैरह जो भी होगा, पूरा प्रोसेस आधा घंटा में हो जाता है। तो आधे घंटे दिन के मैं ऐसे सोने में कुछ टाइम पास करने में जाता हूँ, उतना तुम कंटेंट क्रिएशन में दे रहा हो, तो उसमें उसमें बचा। साथ ही साथ मैं कुछ तो फोकस करूंगा, जैसे इवेंट्स वगैरह कर ही रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहा, इवेंट्स भी कर ही रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर ही रहा हूँ, तो मे बी इवेंट में भी फोकस हो। और साथ ही साथ मैं अभी कोर्सेज जो कर रहा हूँ उसमें भी, और मेरा मेन फोकस ये भी है कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ कोई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे तो बिजनेस में ही है और कंटेंट क्रिएशन में है। तो हाँ, मैं कुछ जो भी कर रहा हूँ 5 साल बाद कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर। शशि, अपनी एज बताओ सबको। मैं तो अभी 19 साल का ही हूँ। Yes, Shashi is 19 years old and he is so ambitious in terms of things that he does, and he has so many diverse experiences. मतलब ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है। So जब मैंने शशि से बात करी थी, I personally felt very inspired because of the same reasons कि 19 की होने के बावजूद this person has more experience than me. I am 21 and of course I would take it कि ठीक है यार, and the attitude that he had कि हर चीज़ हम करके तो देख ही सकते हैं. I mean it is so inspiring personally for me, and that is one of the biggest reason that I wanted to bring him on the show for very long, I guess. Thank you from so much. the last 3 months. तो अगर कोई 18-19 साल का बंदा ये एपिसोड देख रहा हो तो उसे एक चीज कहनी हो तो क्या कहोगे तुम उससे? मैं बस उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि अब तक जो तुमने कर लिया वो तो छोड़ो, बट अब जो करना चाहते हो वो अच्छे से करो, क्योंकि कुछ स्टार्ट करो। अगर तुम अभी तक बैठे हुए हो ये सोच रहे हो कि आगे जो होना होगा वो देखा जाएगा, तो आगे जो हो जाएगा वो तुम देख नहीं पाओगे। तो बस मैं इतना बोलूँ कि कुछ तो स्टार्ट करो, कुछ तो नया कोशिश करो करने की। एक दिन में तो नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा। Wow, that was such a line. Thank you, Shashi, for being on the show. It was a pleasure to have you. Thank you And so much. all the best for everything that you're going to try on in the future. All the best.